हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि हमारे एटम्स चैप्टर के एपिसोड्स आपने देख लिए होंगे और स्टे होम के तहत आप लोग घर में अभी हमारे चैप्टर से एंजॉय कर रहे होंगे, शायद एंजॉय कर रहे होंगे। और एटम्स यहाँ तक हो चुका है 4 एपिसोड में मैंने मैक्सिमम कंटेंट उसका कवर कर दिया है। उसके सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं PYQs में भी, ठीक है ना। तो ये वाला जो है हम न्यूक्लिया चैप्टर के बाद में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो एटम्स के PYQ भी न्यूक्लिया के साथ मिलाकर मैं ले लूँगा और थ्योरेटिकली पूरा कंटेंट उसका मैंने कवर कर लिया है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं विथ न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई। देखो, सबसे पहली बात न्यूक्लिया के अंदर कि इस चैप्टर में न्यूक्लिया के बारे में बेसिक बहुत ज़्यादा डिटेल्स में गए हैं हम लोग और उसके न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए, ठीक है। तो इसके स्टडी मटेरियल के साथ आप जो है तो मेरे लेक्चर्स अगर प्रीफर करेंगे देखना और उसका नोट्स अगर बना लेंगे तो बेटर होगा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर कुछ पार्ट होता है लास्ट का जो कन्फ्यूजिंग होता है, बाकी तो सारा बहुत इजी पार्ट है। तो अब जो इजी पार्ट है मैंने उसके लिए क्या सोचा है कि मैं उसको लिखते नहीं बैठूंगा, एक एक चीज़ लिख कर अगर मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर हमारा टाइम ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो जो चीज़ बहुत आसान है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको हम यहाँ पर डायरेक्टली नोट्स में से ऐसे पढ़ लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे उसको। यानी कि देखो, न्यूक्लियस क्या होता है, ये एक सेंट्रल कोर ऑफ एवरी एटम होता है, ठीक है ना। एकदम सेंट्रल पार्ट है ये एवरी एटम का है, तो मस्ट है ये, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे अगर तो डिस्कवरी किसकी हुई है, डिस्कवर्ड बाय रुदरफोर्ड, ठीक है। ये तो बंदा अब हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ कर आए हैं अभी कि डिस्कवरी रुदरफोर्ड ने किया है। तो रदरफोर्ड ने डिस्कवरी किया अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से, और ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज इज 10⁻15 मीटर, ठीक है ना। यानी कि 1 फर्मी बोलते हैं उसको। और ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज अगर देखेंगे आप तो वो होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि समझो अगर एक एटॉमिक साइज में आप जाकर देख रहे हो, ठीक है ना, एटॉमिक साइज पर एटॉमिक साइज के कंपैरिजन में इवन एक समझ लो एक बॉल होता है ना अपने पास में, ठीक है, एक रबर बॉल जो होता है, रबर बॉल इज कंपेरेबल टू अर्थ, इज कंपेरेबल टू अर्थ होता है, ठीक है। यानी कि अर्थ का साइज़ हमारे सामने जितना बड़ा है या बॉल के सामने अर्थ का साइज़ जितना बड़ा है, यहाँ पे ये बॉल है समझो और ये अर्थ है समझो, ऐसा समझ लो थोड़ी देर के लिए, ये अर्थ है तो ये बॉल है और ये अर्थ है अगर समझो ऐसा है, तो एटम के सामने अगर आप एनालॉजी एटम की लोगे तो ये हो जाएगा आपका एटम और ये हो जाएगी अर्थ, ठीक है। वो बॉल की वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। वो बॉल इन कंपेरिजन टू एटम वैसे ही होगा जैसे कि बॉल इन कंपेरिजन विथ द अर्थ, ठीक है, ऐसा है। तो ये जस्ट एक एनालॉजी है समझने के लिए बस, और क्या है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर रिफर्ड एज न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है किसको, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों को बोला जाता है। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू क्वार्क्स, क्या बोलते हैं उनको, क्वार्क्स बोलते हैं। और ये क्वार्क्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे पास में नहीं है क्योंकि हमको इतने लेवल पे जाना नहीं है। बस एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, देखो कुछ ना कुछ बुक्स के अंदर आप सिलेबस बुक्स के अंदर आप MCQs पढ़ोगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन मिलेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क से बने हैं। तो ये होते हैं देखो अप क्वार्क, अप लिखा हुआ है ना, यू लिखा हुआ है तो अप क्वार्क है, और ये एक डाउन क्वार्क है। तो प्रोटॉन जो बनता है वो 2 अप और 1 डाउन से बनता है, और न्यूट्रॉन जो है वो 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से बनता है, ठीक है। और ये क्वार्क का ये है उनका चार्ज, ठीक है, ये उनका चार्ज, यहाँ पे लिख देंगे चार्ज ऑफ क्वार्क, ठीक है। अगर ये चार्ज ऑफ क्वार्क है तो देखो तो ये कितना हो जाएगा -2/3 है ना, और ये +2/3, तो न्यूट्रॉन कैसा हो गया -2/3e प्लस ऊपर का 2/3e, वैल्यू कितनी हो गई 0, तो इसका चार्ज कितना हो गया न्यूट्रल, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 2/3 दैट इज 4/3 माइनस 1/3 है ना, तो कितना हो जाएगा 1 है ना, 4/3 माइनस 1/3 1.33 माइनस 0.33 इट इज इक्वल्स टू 1, ऐसे हो जाता है।
तो इस तरह से देखेंगे आप कि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, 1e होता है ना प्रोटॉन का चार्ज, प्लस 1e, तो वो इस तरह बनता है, ठीक है। ये हो गया 2/3 प्लस 2/3 बोले तो 4/3, और ये माइनस कर दो, इसमें से एक डाउन कॉर्क माइनस कर दो, तो ये वैल्यू हो जाती है उसकी 1। ये मतलब एक न्यूमेरिकली हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग नोट्स में दिया हुआ है कि कितने अप कॉर्क और कितने डाउन कॉर्क से मिलकर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं। तो ये हमारा कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब न्यूक्लियस के कंपोजिशन में और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आएगा, देखो न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट किया जाता है आपका XZA से, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम। तो ये हो जाता है आपका ZA, ऐसे लिख दिया। A क्या है इसके अंदर में, तो A इज़ द एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये भी हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर। क्या कहा मैंने, ओके, कॉन्सेंट्रेट प्लीज़। हाँ, तो Z इज़ द एटॉमिक नंबर, ठीक है, Z होगा एटॉमिक नंबर, और A इज़ द मास नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब मास नंबर के अंदर में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन रहेंगे ना, वो तो N और P, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर मिलाकर, ये हो जाएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर मिलाकर, इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एटॉमिक मासेस जनरली जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो U में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको डिटेल और बाद में बताता हूँ, यहाँ पर तो आ गया था, तो चलो जिक्र कर देते हैं इसका, कि 1U जो होता है ये एक छोटी सी यूनिट है, ये एक छोटी सी यूनिट है एटॉमिक साइजेस गिनने के लिए, एटॉमिक मासेस गिनने के लिए मेनली। क्यों, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि अगर समझ लो मैं आपको बोलता हूँ कि आपके हाथ में एक पेन है, ठीक है, और आपके पास के पेन का मुझे वेट बताओ, पेन का मास मुझे बताओ इन टन्स, कितने टन्स में होगा, ठीक है, ऐसा बताओ आप। अगर मैंने कह दिया आपको पेन का मास जो है तो टन्स में बताओ, या आपके पास में एक पिन है, ठीक है, एक सेफ्टी पिन है समझो, उसका वेट टन में बताओ, तो ये तो बहुत ही मतलब ऐसी बात हुई, ऑड बात हुई ना ये तो, कि हम जो है तो टन में कैसे गिनेंगे उसको, इतना छोटा सा मास है वो तो उसके लिए तो हम ग्राम या फिर जो है तो मिलीग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे एटॉमिक साइज़ बहुत छोटा होता है, एटॉमिक साइज़ जो है ना वो इतना छोटा सा है, 1.66 × 10⁻⁻27 kg का है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर एक नया यूनिट हमने लेके आया, और वो जो यूनिट है वो है एटॉमिक मास यूनिट। इसका मैं डिटेल आपको बाद में बता दूंगा कैसे इसको डिराइव किया गया है। और ये है मास ऑफ प्रोटॉन, यू के अंदर में मास ऑफ न्यूट्रॉन समझो, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तीनों के मास आपको तो रटे हुए होना चाहिए, ये तो एकदम रट जाना चाहिए क्या क्या लिखा हुआ है बिल्कुल। तो बस ये यहाँ पर है हमारा न्यूक्लियस का स्टार्ट पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर में हमने क्या देखा कि एक एटम होता है, एटम के अंदर में सेंट्रल में ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है अपना, और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी है। अब बाद में बात आएगी ये जुड़कर कैसा बैठे हैं, ये जुड़ता कैसा है, कंपोजिशन और कैसा होता है वगैरह सब, ठीक है। देखो आगे देखो, अभी देखो सेकेंड टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। टाइप ऑफ न्यूक्लियाई का मतलब ये आइसोटोप, आपने पढ़ा हुआ है ना, ये आइसोटोप, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और मिरर न्यूक्लियाई, ये वाले मेन टाइप्स है हमारे पास में। तो ये टाइप की भी वैल्यू कैसी है चलो देख लेते हैं। द एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर, ये वालों को हम आइसोटोप बोल देंगे, ओके, ठीक है। ये हो जाता है आपके पास में। तो यानी कि यहाँ पर आपको बोला कि मास नंबर अलग अलग हो चलता है, मास नंबर अलग है। देखो इसका मास नंबर ये कौन है, ये आपका हाइड्रोजन है, और ये ड्यूट्रॉन है, और ये ट्रीटियम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन और ट्रीटियम, ये तीनों का आप देखेंगे एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग अलग है। इसके अंदर में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल देख लो। आइसोबार्स, चलिए आइसोबार्स के अंदर में क्या होता है, सेम मास नंबर होता है, ए वैल्यू सेम होती है, और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। देखो ज़रा ये एटॉमिक नंबर कैसा है, 1 और 2 डिफरेंट है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, मतलब कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। एक्चुअल में ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो है उनका सिर्फ मास नंबर सेम हो जाता है, ठीक है। मास नंबर 14 देखो, उसके अंदर में कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है आपके पास में, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके पास बनते हैं आइसोबार्स के लिए। आइसोबार्स जो है तो पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से उनको कैसे रखा जाता है वो लिखा है, चलो ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप पढ़ लो, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ यहाँ पर। द न्यूक्लियाई हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रहना चाहिए आपको। इसको आइसोटोन्स बोलते हैं, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स मतलब क्या हो जाएगा, Z और A जो है डिफरेंट हो सकते हैं। कौन कौन, A और Z हमारा, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। देखो आपका A भी अलग है और Z भी अलग है। देखो एक बेरिलियम है और एक बोरॉन है, लेकिन अगर दोनों का आप देखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर देखो ये 4 है और ये 9 है, मतलब बेरिलियम, ये वाले एग्जाम्पल को देखो यहाँ पर। तो आप अगर देखते हैं बेरिलियम का, तो यहाँ पे 9 - 4 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, ये न्यूट्रॉन्स है। अब इसमें देखो बोरॉन में, तो ये भी 10 - 5,
ये भी तो वही हुआ, ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो इसीलिए बोलते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है लेकिन उसके अंदर में मास नंबर और उसका एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट उसको किया जाता है, तो आपने ये भी मेनली समझ लेना है। उसके बाद में इसके अलग अलग एग्जाम्पल याद कर लो क्योंकि एग्जाम्पल आपको काम आने वाले आगे चलकर, ठीक है। मिरर न्यूक्लिया में ऐसे होता है कि न्यूक्लिया हैविंग द सेम मास नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सेम मास नंबर हो सकता है बट उनका प्रोटॉन नंबर जो होता है ना, प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर ए माइनस जेड आर इंटरचेंज्ड, ये इंटरचेंज हो जाता है। कौन इंटरचेंज हो जाता है, ए माइनस जेड और जेड, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे इसके अंदर देखो, इसमें जेड की वैल्यू कितनी है 1 और ए माइनस जेड की वैल्यू कितनी है 2, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके देखेंगे तो ए माइनस जेड की वैल्यू कितनी होगी 1 और जेड की वैल्यू कितनी होगी 2, इस तरह से। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, मास नंबर में भी सेम दोनों का 3 3 7 7, लेकिन जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर्स है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इनको बोला जाता है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। देखो नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे हम तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है उसकी रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। अगर आप रेडियस ऑफ न्यूक्लिया निकालना चाहते हो तो रेडियस ऑफ न्यूक्लिया का एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला हमारे पास है R इज इक्वल्स टू, या प्रोपोर्शनल बोलूँगा मैं उसको पहले, R इज प्रोपोर्शनल टू A रेस टू 1/3। व्हाट इज A? A इज द मास नंबर, ठीक है, A इज मास नंबर। तो हमने फिर इसको लिख दिया कि रेडियस विल बी इक्वल टू R0 इंटू A रेस टू 1/3, ठीक है, R0 इंटू A रेस टू 1/3। अब ये वाला जो फंडा है यहाँ पर जो ये बना है ये क्या है एक्चुअली, इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू कौन सी है उसकी, उसको पुट कर लेते हैं, इसके अंदर R0 की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर R0 की वैल्यू आ जाएगी, R0 इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 का पावर -15, ठीक है, ऐसे आ जाएगा -15 और ये मीटर में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में 1.2 टू 10⁻⁻15 मीटर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू तो कैसी होती है, देखो ये तो नंबर आता है ना, इंटीजर नंबर होगा कोई तो भी, तो फिर आप उसको मीटर में कैसे लिखोगे रेडियस को, इसलिए ये जो R0 आया है इसको कांस्टेंट बोलते हैं। इट इज़ कांस्टेंट वैल्यू इंसर्टेड, जस्ट एक कांस्टेंट इंसर्ट किया है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे होगा। तो आप ऐसे कर सकते हो कि कोई भी रेडियस निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि रेडियस ऑफ, तो क्या सकती है वैल्यू, रेडियस ऑफ बेरिलियम 8 लिया है मैंने उसको, ठीक है, ऐसा ले लिया हमने उसको 48। अगर ये आइसोटोप लिया है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1.2 इंटू 10 का पावर -15 इंटू 8 का पावर 1/3 बोले तो 2, और ये इजी इसीलिए लिया गया कि आंसर बराबर से निकल जाना चाहिए। 3.2 इंटू 10⁻⁻15, यानी कि इसको बोला जाता है 3.2 फर्मी या फेम्टोमीटर्स, ठीक है, फेम्टोमीटर भी बोलते हैं इसको। तो बस इसको फेम्टोमीटर में याद रखना है। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, इसके आगे अगर मैं वॉल्यूम लिखना चाहूँ तो फिर मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R का क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 4/3 पाई R का क्यूब, मतलब क्या आ जाएगा R0 इंटू A का पावर 1/3 इसका होल क्यूब, यानी कि ये वैल्यू आ गई 4/3 पाई R0 का क्यूब इंटू A, पावर हट गया उसका, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो अब R0 की वैल्यू और A, तो आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होगा आपके पास में, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का वॉल्यूम, ये फॉर्मूले को याद रखने का, ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आई। अच्छा, अब डेंसिटी में चलते हैं, समझो। वॉल्यूम निकालने के लिए तो आप कोई भी एक ही वैल्यू पुट करो और वॉल्यूम निकाल कर देख लो, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, तो नेक्स्ट है सेकंड प्रॉपर्टी आपकी, जिसको हम बोला जाता है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई। तो बेसिक जनरल फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास की वैल्यू कैसे आ जाएगी, एक न्यूक्लियॉन का मास इंटू मास नंबर, तो ये आपको पूरा मास दे देता है, ठीक है, पूरे न्यूक्लियस का मास दे देता है। और वॉल्यूम बोले तो नीचे आ जाएगा 4/3 पाई और ये R0 का क्यूब इंटू A, तो A ने A को मार दिया। आपके पास में क्या बचा वैल्यू, तो आपके पास डेंसिटी बची है
3m/4πr0 का क्यूब। वैल्यूज पुट करो और डेंसिटी की आपको वैल्यू मिलेगी कुछ 2 पॉइंट में वैल्यू आती है उसकी 2.3 अप्रॉक्सीमेट इंटू 10⁻17 kg/m³। ठीक है, 2.3 ऐसी आती है। कुछ लोग उसको राउंड ऑफ कर देते हैं बस, लेकिन ये वैल्यू है, याद रखने का वैल्यू को। तो देखो क्या बोला गया कि द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मास नंबर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भाई जो फॉर्मूला है ना वो फॉर्मूला ये है डेंसिटी का। तो कुछ भी आ जाए फिर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, सबके सब तो कांस्टेंट ही है इसके अंदर में। ठीक है, फेमटोमीटर में ही वैल्यू आने वाली है ये वाली, और उसका क्यूब कर देना पड़ेगा, और ये तो मास है। ठीक है, तो मास की वैल्यू भी तो आपको मालूम है -27 वाला रहता है। बस फिर इस तरह से निकलता है कैलकुलेशन। अच्छा, इसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट अपने को बोलता है दैट इज़ द एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1 U लिखते हैं उसको। ठीक है, पहले AMU लिखते थे, बाद में U कर दिया उसको। U इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ मास ऑफ आइसोटोप ऑफ कार्बन 12, कार्बन C612 जो होता है ना, इसका मास डिवाइड बाय 12 करने का। तो अपन निकालते हैं उसका मास कितना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कार्बन 12 का मास है अपने पास mass of C12 it is equals to 1.9926 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। ठीक है, ये वैल्यू है अपने पास मास ऑफ कार्बन 12। अब इसको 12 से डिवाइड कर दिया तो 1U बन जाएगा मेरे पास। 1U इज इक्वल्स टू 1.9926 इंटू 10⁻26 डिवाइड बाय 12। 1U इज इक्वल टू, ये वैल्यू बन गया आपके पास में 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इतने किलो का 1U होता है। अब मान लो, ठीक है, यहाँ पे ले लेगा कि 1U इज इक्वल्स टू दिस मच ऑफ kg, दिस मच ऑफ kg। तो अब क्या करेंगे, जिसको भी U में कन्वर्ट करने का रहेगा आप ये kg से उसको डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर इन U। यहाँ से देखो फिर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सबको हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर मासेस। देखो हाइड्रोजन का मास यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं हम। देखो हाइड्रोजन का मास इट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसकी वैल्यू आ जाती है 1.6729 इंटू 10⁻⁻27 kg। और kg में लिख दिया, U में लिखेंगे तो U में इसकी वैल्यू ये होती है 1.007825। ठीक है, यहाँ तक लिखना चाहिए। तो आपको कम से कम जो है तो हर मासेस के आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। देखो ये वैल्यूज़ याद होने चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। एटलीस्ट आपको इतने तो याद होना ही चाहिए, ये 4 याद होना चाहिए। ये 4 के अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे और बहुत सारे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो और यहाँ पे आपको मिलेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास ये वाला मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम। ठीक है, और ये जो फ़र्क था ना, देखो ट्रीटियम, हीलियम, हीलियम का वैल्यू 3 आया, और हीलियम 4 जो है, हीलियम 3
एक आइसोटोप है और हीलियम 4 एक आइसोटोप है। तो हीलियम 4 का मास कितना आया, 4 आया। तो अगर पहले जो सोचा जाता था कि अगर हाइड्रोजन का मास 1 होगा तो हीलियम का मास 2 होना चाहिए, ऐसा सोचा जाता था। लेकिन हुआ यही कि जब न्यूट्रॉन की पता नहीं था लोगों को, उस वक्त में क्या सोचते थे कि मल्टीपल में होगा, इसके 1 के मल्टीपल में सबकी वैल्यूज़ निकलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 हाइड्रोजन का निकला और हीलियम का देखा तो 4 निकला। ठीक है, हीलियम का वैल्यू 4 आया और लिथियम का वैल्यू देखा तो 7 आया। तो उन्होंने सोचा कि यार यहाँ पे प्रोटॉन के अलावा कोई तो भी और है जो अपने मास को बढ़ा रहा है यहाँ पर। ठीक है, कार्बन की वैल्यू देखिए तो एक्जैक्टली 12 ले लेते हैं हम उसको, क्योंकि वही तो रेफरेंस है हमारा। तो यहाँ पे देख लेते हैं उसको, यू में है ये सारी वैल्यूज़। तो इसमें ये जो वैल्यू 4, 7 और ये 12 गई है, तो इसमें एक न्यूट्रॉन नाम का एक पार्टिकल था, उस वजह से ये वैल्यूज़ बढ़ी है। ठीक है, न्यूट्रॉन का मास ये है अपने पास में, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, उसके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता है। ठीक है, और चैडविक ने उसको डिस्कवर किया है ना, चैडविक। देखो मास एनर्जी इक्विवेलेंस किसको बोलते हैं? मास एनर्जी इक्विवेलेंस बोले तो हमारे फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या थी? आइंस्टाइंस इक्वेशन, आइंस्टाइंस रिलेशन E इज इक्वल्स टू mc²। ठीक है, यहाँ पे मास ले लिया, उसने ये बताया कि मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, C इज कांस्टेंट। C कौन है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ये कांस्टेंट हो गई है वैल्यू। तो फिर कौन बचा? m और E। तो एनर्जी और मास इंटरचेंजेबल है, एनर्जी एंड मास आर इंटरचेंजेबल या इंटर कन्वर्टिबल। ठीक है, तो हमने चेंज करने की कोशिश की और फिर हमने सोचा कि फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ मास हैज़ एनर्जी। अगर पूरा 1 kg मास जो है अगर कन्वर्ट हो जाए एनर्जी में, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? E इज इक्वल्स टू, तो हम लिखेंगे m की वैल्यू 1 और c² की वैल्यू कितनी होती है? c² की वैल्यू होती है 9 × 10⁻16 है ना। c की वैल्यू तो 3 × 10⁸ है, उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास में 9 × 10⁻16 हो गई वैल्यू। ये मीटर पर सेकंड में इसकी वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी है, एनर्जी की वैल्यू जूल में होती है। एनर्जी की वैल्यू जूल में है, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻16 जूल्स। इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है तो प्रोड्यूस होती है। कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ये प्रोड्यूस होती है 1 kg ऑफ मास को चेंज करने से। ठीक है, सिर्फ 1 kg ऑफ मास को आपने चेंज किया उसकी वजह से। तो हम बोलते हैं फिर कि अगर ऐसा करके आपने देखा है तो 1 AMU जो मास है अपना, उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं। मतलब अपन एनर्जी ऑफ 1 U यानी 1 यूनिट मास एटॉमिक मास लेवल पे, तो हम उसकी एनर्जी को लिखते हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 उसकी 1 U की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। 1 U की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 × 10⁻27 इंटू c² बोले तो 9 × 10⁻16। ठीक है, ऐसी वैल्यू चली गई, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस एनर्जी इज इक्वल टू 1.49 × 10⁻10 जूल्स। ठीक है, ये जूल में आई थी। फिर हमने क्या किया, इसको जूल में है तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाना चाहते थे। और आपको अगर पता होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन क्या होता है, तो हम लिखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जूल को आपने इससे डिवाइड कर लिया तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे मिलेगा आपको? E इज इक्वल्स टू 1.49 × 10⁻10 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19। ये वैल्यू जो आपको मिलेगी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मिलेगी। ठीक है, ऐसी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मिल सकती है आपको वैल्यू। तो चलिए बनाते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसी वैल्यू बनेगी। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू, जब आपने चेंज किया तो देखो 19 ऊपर गया, यहाँ पर वैल्यूज़ हुई कुछ तो वैल्यूज़, और फिर हमने इसको मिलियन लिखा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने वैल्यू लिखी, तो वो आ गया 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज़ मिलियन? मिलियन इज 10⁻6 है ना। तो ये वैल्यू एक्चुअली कितनी है? तो ये वैल्यू एक्चुअल में इतनी है 931.5 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इतनी है। हमने राउंड ऑफ कर दिया उसको और उसको मिलियन बता दिया। ठीक है, 1 मेगा या 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10⁻6 जूल्स होता है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। बस इतने इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, ये वाला एक, ये वाला एक। ठीक है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये याद रहे तो हमारा न्यूक्लियर चैप्टर बहुत अच्छा है, समझ लो।
तो इसी के साथ हमने एनर्जी निकाली, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी निकाली हमने, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही मास की जगह पे इलेक्ट्रॉन का मास पुट किया होगा, है ना। ये वाला जो मास दिख रहा है ना आपको, इसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन का मास पुट किया होगा, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी निकाली वो आ गई आपके पास में 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू याद रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, भूलना नहीं इसको। ठीक है, 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने दूसरा निकाला प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन की एनर्जी इट इज़ इक्वल्स टू 938.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी वैल्यू निकली है। और न्यूट्रॉन के लिए निकाला, ज़्यादातर तो न्यूट्रॉन की यूज़ में नहीं आती एनर्जी, लेकिन फिर भी निकाल दिया अपन ने, 969.5 इंटू 10⁻⁶ यानी कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको याद रहनी चाहिए। देखो नेक्स्ट इज़ द पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनाइलेशन। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा गौर करने लायक है कि व्हेन एनर्जेटिक गामा रे फोटोन फॉल्स ऑन अ हेवी सब्सटेंस, एक गामा रे फोटोन है, देखो ठीक है, एक गामा रे फोटोन है, यानी कि लाइट का फोटोन है ऑब्वियसली, और लाइट से ज़्यादा एनर्जी लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो गामा रेस की एनर्जी है ना। ठीक है, गामा रेस की एनर्जी इसीलिए ज़्यादा है। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय अ न्यूक्लियस ऑफ द सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड। अगर समझ लो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं, ये देखो यहाँ से आया अपना ये गामा फोटोन, ठीक है, और ये एक न्यूक्लियस से टकराया, न्यूक्लियस से टकराने के बाद उसने बनाया एक बीटा प्लस और एक बीटा माइनस। ये बीटा प्लस और बीटा माइनस कौन है? बीटा माइनस जो है इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और बीटा प्लस जो है इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एक दूसरे के जुड़वा भाई लोग हैं। ठीक है, ये दोनों जुड़वा है, सिर्फ चार्ज का फ़र्क है। इसका चार्ज जो होता है ये माइनस होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको माइनस चार्ज, देखो ज़रा यहाँ पे ये है माइनस चार्ज, और ये जो होता है हमारा पॉजिट्रॉन ये होता है प्लस चार्ज। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क होता है उसके अंदर में मेनली, कि ये दोनों के अंदर में इतना ही फ़र्क है मेनली कि ये एक प्लस और एक माइनस चार्ज है। चार्ज दोनों का सेम होता है। अगर चार्ज लिखेंगे हम तो आ जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये चार्ज होता है दोनों के ऊपर में। ठीक है, एक के ऊपर माइनस और एक के ऊपर प्लस। अभी हमारा फोटोन आ रहा था यहाँ से फोटोन आया, क्योंकि वो फोटोन की वैल्यू को हम सिर्फ एच न्यू से दिखाते हैं। एच न्यू से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो पार्टिकल नहीं है ना, फोटोन जो है वो एक एनर्जी पैकेट है, क्वांटा है वो एनर्जी का, एच न्यू एनर्जी लेकर आता है, उसको ऐसे सॉलिड मटेरियल से नहीं दिखा सकते उसको। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने क्या देखा फिर कि ये जो ZE है, व्हाट इज़ ZE? ZE जो है ये हमारा कोई तो भी एक न्यूक्लियस है। Z नंबर ऑफ एटम्स है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन समझ लो। यहाँ पे Z की वैल्यू अगर होगी कुछ भी 6 ले लो तो कार्बन बन जाएगा हमारा, 6 इंटू E मतलब कार्बन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर में एक फोटोन आकर लगता है, और फोटोन की एनर्जी कितनी है? फोटोन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, गामा फोटोन की एनर्जी है वो। ठीक है, वो एनर्जी लेकर आता है। तो क्या करता है ये? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाता है। अगर समझ लो उसने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनाया, ठीक है, ये बात समझने की है अब यहाँ पर कि अगर उसने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनाया तो उसको एनर्जी कितनी लगने वाली है। तो देखो ज़रा उसकी इक्वेशन देखते हैं यहाँ पर। देखो एच न्यू इज़ द गामा फोटोन, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बनाया उसने। अब रेस्ट मास एनर्जी देखो ज़रा, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ ईच पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है? तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं उसको, E=mc² से, और हमने कैलकुलेट किया तो 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था। ठीक है ना। हैंस फॉर द पेयर प्रोडक्शन इट इज़ एसेंशियल दैट एनर्जी ऑफ गामा फोटोन, गामा फोटोन के पास में कितनी एनर्जी होनी चाहिए? एटलीस्ट 2 इंटू 0.5, क्योंकि 0.51 एक इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, 0.51 एक और इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, मतलब पॉजिट्रॉन बनाने के लिए, तो उसको टोटल एनर्जी कितनी लगने वाली है? 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगने वाली है। ठीक है, और इफ़ द एनर्जी ऑफ द गामा फोटोन इज लेस देन दिस इट वुड कॉज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट स्ट्राइकिंग द मैटर। वो मैटर को जो है तो टच करेगा, उसमें से जो है तो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा या फिर जो भी है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर देगा, लेकिन वो ये दोनों को अलग अलग नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए उसको 0.51 की उसके पास में एनर्जी होना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो अब यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके
ठीक है, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके नीचे तो चलो ये एनाइलेशन की बात है, ये भी बता देता हूँ। एनाइलेशन क्या होता है? द कन्वर्स फिनोमेना इज पेयर एनाइलेशन इज ऑल्सो पॉसिबल वेन एवर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, देखो ज़रा, इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे एनाइलेट ईच अदर बाय कंबाइनिंग टुगेदर एंड 2 photons ऑफ एनर्जी आर प्रोड्यूस। देखिए 2 फोटोन यहाँ पे निकलते हैं एनर्जी के, और दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज द पेयर एनाइलेशन। ठीक है, पेयर एनाइलेशन बोलते हैं फेनोमेना को। और इसकी इक्वेशन ऐसी बताई जाती है, एक पॉजिट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? 2 आपके पास में फोटोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 2 फोटोन यहाँ से इन लोगों ने प्रोड्यूस किया है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा है ना लास्ट चैप्टर, डुअल नेचर वाला। तो डुअल नेचर के अंदर एक क्वेश्चन था, देखो उसके अंदर एक क्वेश्चन था डुअल नेचर में, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ वो क्वेश्चन आपको। कि क्वेश्चन ऐसा था कि एक फोटोन आता है, एक गामा फोटोन आ रहा है समझो, और वो किसी न्यूक्लियाई पे टकराता है, और टकरा कर उसने जो है तो एक बनाया बीटा प्लस और उसने बना दिया एक बीटा माइनस। और ये जो दोनों है, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी दी हुई थी, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी थी 0.29 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऐसी वैल्यू दी हुई थी, इसकी भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू, सुनो दोनों की सेम वैल्यू थी 0.29 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको पूछा है कि इसकी एनर्जी टोटल कितनी थी, इसकी आई वाली टोटल एनर्जी कितनी थी, बस इतना ही पूछा है, क्वेश्चन इतना ही है। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व किया जाएगा इसको। हम क्या लिख देंगे इसको कि यहाँ से जब ये आया तो ये दोनों बनाने के लिए उसको एनर्जी कितनी लगी, तो हम बोलेंगे 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगी उसको। इसको बनाने के लिए 0.15 की एनर्जी, और इसको बनाने के लिए 0.51 की एनर्जी, दोनों मिलाकर यहाँ पर हो गया उसके पास में टोटल 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। अब 1.02 हो गया, अब ये 0.29 इसकी काइनेटिक एनर्जी है और 0.29 इसकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये जब दोनों बने तो इनकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी। अगर फोटोन की आपकी एनर्जी अगर ये होती 1.02 होती तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती, लेकिन इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है। ठीक है, 1.2 से ज़्यादा एनर्जी है हमारे पास में, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 0.29 कितना हो गया 0.58। तो 0.58 की एनर्जी वो वहाँ से ले लेता है, ये 0.58 की एनर्जी है, ये दोनों को मिला दो तो ये हो जाएगा आपके पास में टोटल, इट इज़ इक्वल्स टू 1.60 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी थी हमारे उस गामा फोटोन के पास। ठीक है, गामा फोटोन की एनर्जी थी। गामा फोटोन 1.6 की एनर्जी लाया था, जिसमें से 1.02 यहाँ खर्च हुई और उसके बाद में 0.58 इधर खर्च हुई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था डुअल नेचर के अंदर में। अब देखो एक क्वेश्चन दिया कि कैलकुलेट द एवरेज मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, और क्लोरीन का मास कैलकुलेट करने के लिए उसकी अबंडेंस ही दिया है हमको। ठीक है, अबंडेंस कितना है उसका, यानी कि वो कितने नेचुरली वो कितने मास में पाया जाता है। तो हमको ये दिया गया 75% वो 35 मास के साथ होता है और 24% वो 37 मास के साथ में। तो इसका वेटेड एवरेज बोला जाता है इसको। ठीक है, एवरेज वेट यानी कि वेटेड एवरेज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं 75% जो है ना इसका, तो 75.77% बोला ना उसको, तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड बाय 100 इंटू कितना है मास 35, अवेलेबल कितना है 35 के एग्जैक्ट मास कितना होता है वो 34.96 होता है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। प्लस दूसरा मास कितना है, तो दूसरा मास बोला जाएगा अपना 24.23% इंटू कितना मास है वो 36.96 यू में है, ये दोनों मासेस यू में है। ठीक है, इतना है। तो इसका टोटल एवरेज कितना आ जाएगा, तो वेटेड एवरेज विल बिकम्स इक्वल टू 35.453 यू। ये होता है टोटल वैल्यू, ये होता है वेटेड एवरेज मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो आपको जो पीरियोडिक टेबल में दिखता है ना नंबर, तो एटॉमिक मास मेंशन इन द पीरियोडिक टेबल इज दिस वेटेड एवरेज। ठीक है, ये वेटेड एवरेज की वैल्यू होती है वो। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन आपको एक और मिलेगा जिसके अंदर आपको बोरॉन कितना है, बोरॉन 510 और बोरॉन 511, ये दोनों का अबंडेंस ही दिखाया होगा, एक 19% कुछ तो और एक 81%। ठीक है ना, आई थिंक ऐसा है कुछ, तो मुझे याद नहीं एग्जैक्ट क्वेश्चन, लेकिन इसी तरह से बुक में मिल जाएगा आपको। तो उसकी अबंडेंस ही दिखाया और आपको उनका रेशो पूछा है। ठीक है, दोनों का। तो
इस तरह से कुछ वैल्यू निकालनी है, एक का एक्स वैल्यू ले लेते हैं और या फिर ये 19 और 81 का एक रेशो निकालना है आपको, ऐसा कुछ तो होगा। लेकिन क्वेश्चन वो इसी के ऊपर है, देख लो एक बार में कितना आता है। और हाँ, उसने ये दिया है कि टोटल मास कुछ उसका 10 पॉइंट में होता है वैल्यू, तो उसने दिया कि टोटल मास ये जो 10 और 11 के बीच में है ना, तो ये हो जाएगा उसका 10.81, ऐसा कुछ तो वैल्यू दिया है मास का वैल्यू। और अपने को बोला है कि अबंडेंसी कितनी है, इसकी x और इसकी 100 माइनस एक्स, वो निकालो, परसेंटेज कितना है, तो इसका परसेंटेज दोनों का वो निकालना होता है। ये ऐसा क्वेश्चन है वो, ठीक है। देखो नेक्स्ट इज द मास डिफेक्ट। क्या होता है मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट इज इट इज फाउंड दैट द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनका मास अगर आप एडअप करते हो और मास ऑफ न्यूक्लियस निकालते हो तो दोनों में एक डिफरेंस आता है, उसी को मास डिफेक्ट बोला जाता है, जिसको हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं, और वो होता है सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, और माइनस करेंगे आप उसमें से माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसे हो जाता है। मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, डेल्टा एम की वैल्यू मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स आपको लिखना पड़ेगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको मास ऑफ न्यूक्लियस को। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस को आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दिस गिव्स यू डेल्टा एम। तो आप ऐसा लिखेंगे डेल्टा एम इज इक्वल टू टोटल मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का टोटल मास कैसे लिखेंगे? देखो, आप न्यूक्लियॉन का टोटल मास लिख सकते हो, एक तो प्रोटॉन नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, तो ये हो गया प्रोटॉन का मासेस, प्लस न्यूट्रॉन के मासेस लिखने के लिए आपको लिखेंगे a माइनस जेड, ये हो गया न्यूट्रॉन नंबर, इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, ये हो गया आपके पास में टोटल मासेस। ठीक है, इस तरह से टोटल मासेस निकल जाते हैं। ये हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है जितने हैं उन सबका ये मास निकल गया, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस को। ठीक है, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस को उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, एंड दिस गिव्स यू द डेल्टा एम। डेल्टा एम बोले तो आपका हो गया मास डिफेक्ट। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट को अगर समझना है ना तो इसके बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, एक एनसीईआरटी वाला एग्जांपल भी है। ठीक है, वो ऑक्सीजन का दिया हुआ आई थिंक, तो आप उसको कंप्लीट उसमें से कर लो। मैं आपको यहाँ पर कार्बन का एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल कार्बन 12। ठीक है, ये एटम लिया आपने, अगर इसका न्यूक्लियस लिया सिर्फ समझो, तो इसके न्यूक्लियस में कितने हैं? 6 प्रोटॉन है, ओके, और 6 न्यूट्रॉन है। अब होता यह है कि जब आप इन दोनों के मासेस को ऐड करते हो, यानी कि आप इसके टोटल मास निकालते हो, टोटल मास ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे अपन ZMP की वैल्यू। ZMP बोले तो क्या हो जाता है? Z बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इट इज़ इक्वल्स टू, तो आप लिखेंगे Z इंटू MP, है ना, ZMP इज इक्वल्स टू, Z की वैल्यू कितनी है 6, MP की वैल्यू कितनी है 1.00726, है ना, ये हो गई वैल्यू। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास में 6.0519 U। ठीक है, ऐसे आ गई वैल्यू। फिर आपने निकाला मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मास निकला न्यूट्रॉन नंबर a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन से, तो ये भी 6 है इंटू 1.00855, है ना, 866 ले लो, यहाँ पर 67 है ना कुछ तो भी, ठीक, ये ले लो। तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है 6.5196 इसकी वैल्यू है, और इसका कैलकुलेशन 04362 आता है। ठीक है, ऐसा कैलकुलेशन है। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आपको मिलती है। अगर ये दोनों ब्लू वाली जो हमारी वैल्यूज़ है, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है, तो ये टोटल वैल्यू आती है, देखो, मास ऑफ कार्बन 12.0995। ठीक है, अभी हमने इसमें इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड नहीं किया, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा न्यूक्लियस का मास आया है, मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस, मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्लूडेड नहीं है। तो मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस एक्सपेक्टेड इतना आता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, आना चाहिए बोलकर, लेकिन हमने एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट की, तो बट बाय स्पेक्ट्रोग्राफी मास ऑफ कार्बन आपको मिला है 11.9967। ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू इसके अंदर से मिलता है।
अगर ये वाली वैल्यू अगर हमारे को समझो इसमें से मिलती है, स्पेक्ट्रोग्राफी से ये वाली वैल्यू मिली हमको, तो हमने सोचा कि दोनों में डिफरेंस तो आया होगा। तो वो जो डिफरेंस है वो डेल्टा एम है, और वो डेल्टा एम कितना डिफरेंस है देखो, 12.09558 माइनस 11.9967, ठीक है, ऐसा है। ये वाली वैल्यू अगर अपन देखते हैं, समझो 55 तक ले लो, तो ये वैल्यू आपको मिलती है 0.09888। इतना आया है मास डिफेक्ट। तो ये मास डिफेक्ट आया कैसा, अब ये भी समझने वाली बात है। मास डिफेक्ट आया कैसा, अगर मैं ऐसे कहूँ आपको कि आपके पास में जो है तो 12 अलग अलग बॉक्सेस हैं 1 kg के, है ना, 1 kg ईच के आपके पास में 12 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 12 बॉक्सेस है। तो आपने अगर वो सबको अगर एक बड़े डब्बे में रख दिया अगर उठाकर, तो आपका टोटल वेट कितना होना चाहिए, इसका टोटल वेट होना चाहिए 12 kg। लेकिन आपने होना तो चाहिए ना, ऐसा गिन लिया तो अलग अलग छोटा छोटा गिना तो 12 kg होना चाहिए। लेकिन आपने जब इसको वेइंग मशीन पे रखा, और वेइंग मशीन पर रख के जब आपने इसका वेट किया, तो आपको वेट इसका मिला 11.9 kg। ऐसा हो नहीं सकता फिजिकली, फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है फिजिकली, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में पॉसिबल है, और यहाँ पर वही हुआ है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, तो असल में इसका जवाब जो है तो आइंस्टाइन देता है। आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि E=mc² का जो हमारा रिलेशन है, तो उससे क्या हुआ, जो आपका जो मास डिसअपियर हुआ है, तो डेल्टा एम मास कन्वर्टेड टू एनर्जी, उसने बोला कि ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कैसे हुआ, तो देखो, व्हेन न्यूक्लियॉन्स जॉइंस टुगेदर, ठीक है, व्हेन न्यूक्लियॉन्स जॉइंस टुगेदर, then some amount of energy is released। क्या हुआ है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें से रिलीज हुई है। इट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी को बोला गया है बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट होती है डेल्टा एम इंटू c² के। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया रिलेशन है ये, तो डेल्टा एम इंटू c² के रिलेशन में। यानी कि हमने जो पहले हम मास लेते थे ना, मास को हम एनर्जी बनाते थे, तो इसने बोला कि ये जो डेल्टा एम है ना आपका, यही मास डिफेक्ट है आपका, यही मास डिफेक्ट को आप क्या करो, एनर्जी में कन्वर्ट कर दो ना, तो वही आपकी बाइंडिंग एनर्जी बन जाती है। तो अगर आप देखते हैं कि जब भी कोई न्यूक्लियस फॉर्म होता है, तो कुछ एनर्जी उसमें से रिलीज होती है, ठीक है। वेन एवर न्यूक्लियस फॉर्म्स सम एनर्जी इज रिलीज, एंड दैट इज एनर्जी इज कॉल्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इट इज इक्वल्स टू डेल्टा एम, डेल्टा एम का वैल्यू बोले तो डेल्टा एम का वैल्यू z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन माइनस a माइनस जेड, माइनस नहीं प्लस a माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, और माइनस कैपिटल M, ये हुआ आपका टोटल वैल्यू डेल्टा एम का, और उसको c² से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये है आपकी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। ये बाइंडिंग एनर्जी जूल में है, अगर आप मास को kg में यूज़ करते हो, अगर ये वाला मास आपका इन kg है, तो अगर ये मास kg में, तो अगर आपने मास को अगर u में यूज़ किया तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा कन्वीनियंट होता है, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बढ़िया है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, इम्पॉर्टेंट। देखो यहाँ पे जो आपने यूज़ किया था ना, ये क्या था आपका, मास ऑफ न्यूक्लियस था, मास ऑफ न्यूक्लियस। अब अगर इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ एटम अगर आपको क्वेश्चन दिया है, तो अगर मास ऑफ न्यूक्लियस के टर्म्स में दिया तो ये वाला फॉर्मूला तो एवरग्रीन है, ठीक है ना, तो इसको तो लगा ही देंगे अपन, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली लग जाएगा अपना, ठीक है ना, अगर मास ऑफ न्यूक्लियस में दिया है तो। लेकिन उसने जो है वो मास ऑफ न्यूक्लियस में नहीं दिया, और उसने अपने को दिया है वैल्यू, समझो मास ऑफ एटम के हिसाब से या मास ऑफ हाइड्रोजन के हिसाब से। अगर उसने ऐसा दिया तो फिर हम क्या लिखेंगे, तो उसमें क्या करना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, कितने बार, लेकिन z टाइम्स,
ठीक है। Z बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फिर इसमें क्या करेंगे आप, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला देखो कैसे एडिट होता है अभी, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू, तो आप यहाँ पे लिखेंगे Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस Z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को A माइनस जेड भी बोलते हैं या N भी बोलते हैं, व्हाट इज N इक्वल टू A माइनस जेड, ठीक है, ऐसा बोल दो A माइनस जेड। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने N इंटू MN, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस करने का इसमें से आपको, और आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल मास माइनस Z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मास माइनस Z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये टोटल मास तो आप स्पेक्ट्रोग्राफी से निकाल रहे हो ना, समझो स्पेक्ट्रोग्राफी से आपका वैल्यू आया 2U 12U, ये होगा आपके पास में मास ऑफ टोटल एटम, ठीक है ना, ये टोटल एटम, सिर्फ न्यूक्लियस का मास नहीं निकलता है स्पेक्ट्रोग्राफी से, टोटल एटम का मास निकलता है। टोटल एटम के मास में से आपको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का, ये 12U जो था कार्बन के लिए समझो, तो 6 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ता है उसमें से, तो जब जाकर आपके पास में 11.99 की वैल्यू आती है, समझे, इस तरह से कैलकुलेशन होता है। तो आप लिखेंगे ये हो जाएगा, सॉरी ऐसा लिखना पड़ेगा, उसको प्लस में लिखना पड़ेगा, प्लस मास ऑफ एटम यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियस, तो आपको इसको इस तरह से लिखा जाएगा, मास ऑफ एटम। मैं आपको पूरा लिख कर बताता हूँ, पूरी इक्वेशन होने तक सब्र करो, वैल्यू मिल जाएगी आपको। Z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, प्लस न्यूट्रॉन नंबर इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, और अब क्या करो, इसमें से फिर माइनस कर दो टोटल मास को, ठीक है, और माइनस कर दो ZMP को, ZM इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया, समझो ये वैल्यू आपके पास में आई है। इस तरह की एक पूरी वैल्यू बन रही है। तो इसमें से मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ, देखो ZME और MP है, इसको कॉमन निकाला, तो ये क्या बना, MP मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और अगर आप इसको ब्रैकेट में रखना चाहो तो अभी रख सकते हो पूरा ब्रैकेट में, अगर यहाँ पे भी रखना चाहो तो रख सकते हो ब्रैकेट में, खोले तो अच्छी बात है, नहीं खोले तो और अच्छी बात है, M माइनस Z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे हो गया। अब ये MP प्लस ME क्या है, लेकिन यहाँ पर तो देखो मैं ऐसे लिखता हूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में इक्वेशन जो बनी वो कैसी बन जा रही, फिर Z इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, अगर ये भी अपने को पता रहा तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस न्यूट्रॉन नंबर इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लो तो ये आ जाता है आपके पास में M प्लस Z टाइम्स ME, है ना, M प्लस Z टाइम्स ME। अब यहाँ पे M प्लस Z टाइम्स ME जब लिखा आपने तो ये कौन है, फिर तो हम लिखते हैं कि M यानी कि टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस Z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मिलाकर बनता है मास ऑफ एटम, ठीक है, एटम का मास बनता है उससे। तो अपना फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस ये हो जाएगा मास ऑफ एटम। अगर एटॉमिक मास के फॉर्म में दिया तो एटॉमिक मास के फॉर्म में आप इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला लिख देने का। और इस फॉर्मूले को अगर ये वाली ब्रैकेट हटा भी दिया मैंने तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूले को अगर आपने जो है तो C² से मल्टीप्लाई कर दिया, हर जगह है वो तो C², है ना, यहाँ पे भी है C², यहाँ पे भी है C², ठीक है, ऐसा है, हर जगह है C², मान लो इधर हर जगह में है वो, ठीक है, इधर भी रहेगा C², ठीक है, तो यहाँ पे भी C² है अपने पास में। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसको बोलते हैं, यहाँ तक तो बाइंडिंग एनर्जी समझ में आई ना, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी के अलग अलग फॉर्म आपने निकाल ली। यहाँ पर ये C² में जो आपने निकाला ना, ये वैल्यू जो है ये जूल में निकलती है, ठीक है, ये जूल में निकलती है। और अगर आपने इसको जो है तो मास को kg में यूज़ किया होगा, ठीक है ना, यहाँ पर जो मास है ये kg में यूज़ हुआ होगा। अगर आप मास को U में यूज़ करते तो फिर ये वैल्यू जो है आपकी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, मतलब देखो अगर आपके पास में न्यूक्लियन कितना है, 12 एटम, किसके अंदर, कार्बन के अंदर में, ठीक है ना, 12 लोग हैं, 12 न्यूक्लियॉन्स है,
12 न्यूक्लियॉन्स है काय के अंदर में, कार्बन के अंदर 12 न्यूक्लियॉन है, तो उसकी जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी रहेंगी वो 12 लोगों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि समझो यहाँ पर एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, और उसके अंदर में 12 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसा है, सब ने अपने अपने मास का कंट्रीब्यूशन किए होंगे यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, सब ने अपना अपना मास का कंट्रीब्यूशन करके यहाँ पर बैठे होंगे, और वो फ्री स्टेट में रहते अगर, तो समझो उनका 1 kg मास होता था, लेकिन वो जब यहाँ आए हैं तो शायद उनका मास 900 हो गया होगा, 100 ग्राम उन्होंने इसके पास शेयरिंग कर दिया, 100 ग्राम मास को उन्होंने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए टोटल एनर्जी जो निकली उसको क्या बोले हमने, बाइंडिंग एनर्जी बोले, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ टोटल बाइंडिंग एनर्जी अगर मैंने दे दिया, टोटल बाइंडिंग एनर्जी दे दिया, तो ये पूरा न्यूक्लियस जो है ये तबाह हो जाएगा, ये सारे के सारे निकल कर चले जाएंगे, ठीक है, तो ये पूरा भस्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसमें से क्या किया, सिर्फ 100 ग्राम के बराबर एनर्जी अगर प्रोवाइड की, तो क्या होगा, उसमें से एक न्यूक्लियॉन लेता है, 1 न्यूक्लियॉन लेगा सिर्फ, और एक न्यूक्लियॉन लेकर अपने जो है तो घर छोड़कर निकल जाएगा। उन्हें बोलेगा कि भाई मेरा शेयर कितना था मास का, मेरा शेयर तो 100 ग्राम के बराबर था, 100 ग्राम एनर्जी के बराबर, मैं मेरा मास लेता हूँ और मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। तो एनर्जी को अगर आपने उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी, बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी अगर हमें एक्सटर्नल प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने ये एनर्जी प्रोवाइड कर दी समझो, तो ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ये जो न्यूक्लियस है हमारा ये टूट जाता है, ठीक है, और न्यूक्लियस की हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं उसको, बाइंडिंग एनर्जी हम देते हैं तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल न्यूक्लियॉन्स के लिए होती है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से डिवाइड कर दी जाए तो वो आ जाती है पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। ये देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, दैट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ। तो ये हो जाएगा डेल्टा एम, यहाँ पे मैंने इसको यू में लिया होगा, समझो यहाँ पर U में लिया होगा, तो 931 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि एक U की एनर्जी कितनी है, एक U की एनर्जी 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, समझे, ऐसे हो जाता है, और मास ये न्यूक्लियन हो गया, तो ये आपके पास में टोटल एनर्जी हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है स्टेबिलिटी के बराबर होती है, ठीक है, स्टेबिलिटी डिसाइड करती हो, जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है, जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। ऐसा क्यों, तो रीज़न है उसका, एग्जाम्पल मैं हमेशा एक देता हूँ, उसका एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, देखो आपको बता देता हूँ मैं एग्जाम्पल। समझो कि ऐसा ले लेते हैं, समझो कि कुछ दोस्त हैं जो कि एक जगह पे रूम किराए पर लेने के लिए निकले हैं, ठीक है, और वो जाते हैं और देखते हैं तो एक रूम जो है, ठीक है, एक रूम, तो उसका जो उनको रेंट मिलता है वो मिलता है 1000 रुपीज़ पर हेड, ठीक है, 1000 रुपीज़ पर हेड इतना मिलता है एक रूम का। ये है 1 रूम आपका, ठीक है, 1 रूम, हॉस्टल में 1 रूम लेने गया तो 1 रूम का उसको 1000 रुपीज़ पर हेड मिला। उसने क्या करा, उसने 2 बंदे और जमा किया, उसने और 2 बंदे जमा किया और उसने बोला कि चलो यार अपन जाके लेंगे, तो वही रूम पे गए और वही रूम पर ले जाके अभी 2 पर्सन हो गए, ठीक है, और इन लोगों ने जाके बोला, तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है उसने क्या कर दिया, उसने बोल दिया कि चलो ठीक है तुम लोग मेरे को सिर्फ 1800 दे देना किराया, ठीक है, क्योंकि अगर मैं अलग अलग लेता तो 1000 लेता था दोनों से, लेकिन क्योंकि एक ही रूम में तुम शेयरिंग में रह रहे हो तो 1800 दे देना भाई। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1800 दे देते हैं, मतलब उनका 200 रुपये क्या हो गया, ये 200 रुपये उनकी शेयरिंग हो गई, ठीक है, टोटल 2000 में से उनको 1800 देना पड़ रहा है, तो मतलब 200 रुपये की शेयरिंग हो गई। 200 की शेयरिंग मतलब क्या है, एक्चुअली डिस्काउंट हो गया 200 का, तो हम बोलेंगे 200 का डिस्काउंट मिला है, ठीक है, 200 का डिस्काउंट मिल गया। अब वो 200 रुपये कुछ भी कर सकते हैं, 200 का डिस्काउंट टोटल मिला है, ये टोटल है। पर हेड डिस्काउंट कितना हुआ, तो हम बोलेंगे पर हेड डिस्काउंट 100 का हुआ है, 100 रुपीज़ का, ठीक है, 100 रुपीज़ का पर हेड डिस्काउंट हुआ। तो ये लोग तो फ़ायदे में, ये सोच रहे कि हम तो यार फ़ायदे में रहे। फिर ये क्या करते हैं, जाते हैं और कुछ और बंदे पकड़ के लाते हैं, अभी हो जाते 5 पर्सन ले लो। अब 5% आगे तो होना कितना चाहिए था, अगर ये सब अलग अलग एक एक रूम लेकर रहते अगर हॉस्टल का, तो कितना किराया जाता था, 5000 रुपये। लेकिन यहाँ पे मालिक मकान ने उनको क्या किया, उनको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया और बोला कि यार तुम बहुत तकलीफ में रहोगे तो तुम सिर्फ 3000 पे कर देना मेरे को, बाकी का तुमको पूरा डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं। तो डिस्काउंट कितना मिला, टोटल डिस्काउंट कितना है, टोटल डिस्काउंट है 2000 रुपये का, ठीक है। तो पर हेड डिस्काउंट कितना हुआ, 2000 बाय 5, यानी कि पर हेड डिस्काउंट हुआ, पर हेड डिस्काउंट हुआ, पर हेड डिस्काउंट इट इज़ इक्वल्स टू 400 रुपये का, ठीक है। अब अगर 400 रुपये का डिस्काउंट है तो हर बंदा क्या कर रहा है, सिर्फ 600 रुपये डाल रहा है अभी, ठीक है ना। हर बंदा क्या कर रहा है, सिर्फ 600 खर्च हो रहा है, 600 स्पेंड हो रहा है।
और उनको रूम तो वही मिल रहा है जो उनको मिलने वाला था 1000 में, है ना, ऐसा मिलने वाला है। तो 600 खर्च हो रहा है, 400 रुपये तो उसकी सेविंग हुई ना, तो अभी वो यहाँ पे बंधा हुआ है। अब समझ लो ऐसा है कि ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गरीब है और इनके पास पहले से 1000 रुपये थे ही नहीं, ये 600 ही रुपये लेकर आए थे समझो रेंट देने के लिए। तो रेंट तो इनका 600 रुपये अब जा रहा है बराबर से। मैंने क्या करा, मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि भाई एक काम कर, तू यहाँ से निकल जाए रूम को छोड़ के। वो क्या बोलेगा, देखो भाई अगर मैं बाहर गया तो मेरे को कितना पैसा देना पड़ता है, 1000, अभी मैं कितना दे रहा हूँ 600, यानी मेरा कितना फ़ायदा हो रहा है 400 का। तो तुम मेरे को वो प्रोवाइड कर दो। ये 400 अगर तुमने मेरे को दे दिया तो मैं क्या करता हूँ, ये खुशी से ही रूम को छोड़कर चला जाता हूँ। तो मैंने उसको 400 रुपये गिवन, 400 रुपये गिवन अगर मैंने उसको दे दिया प्रोवाइड, हर महीने अगर मैंने उसको बोला कि भाई तेरे को वादा करता हूँ अभी मैं उसको 400 रुपये दूंगा हर महीने, तो क्या करता हूँ 400 रुपये के वादे में वो क्या करता है, ये रूम को छोड़कर निकल जाता है। यानी उसने जितना शेयरिंग करा था उतना शेयरिंग तो उसको मिल गया ना, इसलिए वो छोड़कर निकल गया। अभी अगर मेरे को टोटल ये सारे लोगों को रूम में से निकाल देने का, तो मैं क्या करूँगा, सारे लोग को रूम में से निकालने के लिए मुझे टोटल 2000 रुपये स्पेंड करना पड़ेंगे, है ना। 5 लोगों को 400 रुपये देना पड़ेंगे, मतलब 2000 का मेरे को टोटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वहाँ पे हर महीने। और वो अगर मैं इनको देता हूँ 2000 रुपीज़ देता हूँ ये 5 लोग को, यानी 400 पर हेड मिलाकर, तो ये सब के सब जो है तो ये रूम छोड़कर चले जाएंगे। तो वैसा ही केस है, ये 200 ये जो आपको डिस्काउंट दिख रहा है ना, ये एक्चुअली हमारी बाइंडिंग एनर्जी है। जितना ज़्यादा डिस्काउंट उतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी, और जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। ये है उसका मीनिंग। स्टेबिलिटी मतलब हम जमकर टिके रहेंगे ना वहाँ पर, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्काउंट मिला उतना ज़्यादा टिक कर रहेंगे। अब अगर किसी ने इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दिया एक्सटर्नली तो फिर हम उसको छोड़कर चले जाएंगे। समझी बात आपको। तो ये एक एग्जांपल है, जस्ट मैं हमेशा देता हूँ क्लासरूम में समझाने के लिए, और उसमें काफ़ी टाइम जाता है क्लासरूम में देने के लिए। यहाँ पे तो अपन ने उसको बहुत जल्दी से समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझिए। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व इसको बोला जाता है, ठीक है। ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यहाँ पे ले लेंगे अपन इसको ऐसा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि ए, दैट इज मास नंबर। मास नंबर 0, 50, 100, 150, 200, 250 तक जा रहा है समझो, 238 तक। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर न्यूक्लियॉन। पर न्यूक्लियॉन की एनर्जी कैसे बढ़ती है, देखो हाइड्रोजन के लिए, फिर हीलियम के लिए और बढ़ गई, फिर यहाँ पे देखेंगे तो हीलियम की एनर्जी यहाँ पर एक आइसोटोप यहाँ, एक आइसोटोप यहाँ, फिर यहाँ पर मिलेगा आपको कुछ तो भी लिथियम, उसके बाद में आपको मिलेगा यहाँ पर ऑक्सीजन, और उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर आयरन। तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है सबसे ज़्यादा है, मतलब मोर स्टेबल है ये मोस्ट स्टेबल बोला जाए तो चलेगा, मोस्ट स्टेबल है ये, ठीक है। इसकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है ना, मोस्ट स्टेबल है। अच्छा, जैसे जैसे बाइंडिंग एनर्जी कम होती जा रही है, यहाँ पर देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी कम होती जा रही है, कब, ये मास नंबर बढ़ने के साथ साथ। तो आप देखेंगे यूरेनियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी उतनी नहीं है जितनी आपके पास आयरन के लिए है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्शियम ले लिया आपने समझो यहाँ पर, और बहुत सारे और दूसरे लोग भी अगर ले लिया आपने, तो कोई भी ले लो, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, क्रिप्टॉन बेरियम आ जाता है। यहाँ पे देखो एक आता है बेरियम, एक आता है क्रिप्टॉन, ठीक है। बेरियम क्रिप्टॉन आ जाता है 92, 36, 92 है ना, ये इसको जाने दो अभी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 36 और 92, कितना 36 और 56 है, सॉरी हाँ 36, 56 एटॉमिक नंबर है उनका, और 92 बेरियम और क्रिप्टॉन का 144 मास नंबर है, ठीक है। मास नंबर के हिसाब से याद रखो, नीचे वाला जाने दो। नीचे वाला नंबर देगा तो इसका कुछ 36 है, इसका 56 है शायद, ऐसा कुछ तो है। चलो ठीक, तो वैल्यू ऐसा होगा, देख लो एक बार में चेक कर लो, लेकिन इतना ही है। तो क्या होता है कि आप देखेंगे यहाँ पर कि वैल्यू बढ़ रही है। ये वैल्यू क्या हो रहा है, जैसे जैसे मास नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से 50 से लेकर अगर आप 150 तक अगर देखते हो, 200 तक देखते हो, तो यहाँ पे नियरली जो है बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट है, नियरली कांस्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी। तो इसके कुछ कंक्लूजन है हमारे, देखो कंक्लूजन क्या है हमारे, देखो ज़रा, ये कर्व में देखकर हमारे कंक्लूजन ऐसे निकलते हैं कि सम न्यूक्लियाई विथ मास नंबर ए लेस देन 20 अगर है आपके पास में, तो लार्ज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है देन नेबरिंग न्यूक्लियाई, है ना। उसके पास में लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, उसके पास में लार्ज बाइंडिंग एनर्जी है। नेबरिंग न्यूक्लियाई उसके बाद वाला जो है उसके पास में एनर्जी समझो कम है, उससे बाद वाला उसके पहले वाला, मतलब ये देखो, ये इसके पास एनर्जी देख लो आप, है ना, और इसके पास एनर्जी देख लो, ये दोनों भी बाजू बाजू में है ना, आइसोटोप्स तो है। यहाँ पर देखेंगे तो लिथियम आपके पास में आ जाएगा, लिथियम ऑक्सीजन है समझो, ये आ गए। इनके पास देखेंगे आप तो बाजू वाले से ज़्यादा उनके पास में बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे आप हीलियम, ठीक है, बेरिलियम, कार्बन, ये वाला ऑक्सीजन और नियॉन, ये आपने इतने लिया ना, सही है।
तो इन सब की अगर आप देखेंगे दीज न्यूक्लिया मोर स्टेबल देन नेबर्स, इनके नेबर से ज़्यादा ये लोग स्टेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम दिया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर न्यूक्लियाई ऑफ A56 दैट इज Fe56 वैल्यू कितनी है 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, पर न्यूक्लियन। फिर न्यूक्लिया हैविंग A ग्रेटर देन 56 है ना, A की वैल्यू 56 से ज़्यादा अगर होती है तो बाइंडिंग एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और फिर यूरेनियम पर जाकर ये ड्रॉप हो जाती है 7.5 पर। देखो ज़रा यहाँ से ये वैल्यू कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होकर यहाँ तक यूरेनियम तक डिक्रीज होती चलती है। ओके, उसके बाद में आपने देखा कि व्हेन हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स अप इनटू लाइटर न्यूक्लिया, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। दैट इज द ओरिजिनल हेवी न्यूक्लियस से ज़्यादा होती है। दस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड इन द प्रोसेस, और इसका नाम होता है फिजन प्रोसेस। और अगर आपने दो न्यूक्लिया को ऐड कर दिया समझो, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिर भी इंक्रीज होती है, ठीक है। दोनों प्रोसेस के अंदर देखो, फ्यूजन प्रोसेस हो या फिजन प्रोसेस हो, दोनों प्रोसेस के अंदर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होने वाली है आपको। तो ये होता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये इंक्रीज होती रहती है दोनों केसेस के अंदर, फिजन हो या फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ तक के था हमारा बाइंडिंग एनर्जी, और इसके ऊपर में कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो लेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।